आपने बात की, इसका शुक्रिया। बताइए। एक चीज मैं आपको बताऊं कि इंडिया का मुसलमान अगर आप बोलते हैं कि यूनाइट है तो उसका रीजन है कि जो अभी जो दौर चल रहा है सर, मैंने अभी रिसेंटली गुजरात में फेस किया है। मेरी गलती नहीं थी बट पुलिस ने मुझे साथ ही नहीं दिया है। आप अगर ये चाहते हैं कि अगर तो इंडिया में डेमोक्रेसी कहाँ थी ना, 2014 तक डेमोक्रेसी थी। मैं आज मुझे ये चीज मैंने फेस किया तो मैं आज बोल रहा हूँ सर, मुझे चीट किया गया गुजरात में बट मुझे पुलिस ने सपोर्ट ही नहीं दिया। इसलिए कि आप मुस्लिम हैं? हाँ, ऐसा आपको लगा नहीं सर, हुआ है सर। और रही बात आज आपको मैं बताऊं कि इंडिया का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? मौलाना आजाद। आज व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर ही वो था, क्या बोलते हैं कि उसके पास में ही तालीम नहीं। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ जी सर। मौलाना आजाद दफन कहाँ है? इंडिया में ही। कहाँ? नहीं मालूम है सर, मैं झूठी तरबियत। बात यह है कि व्हाट्सएप पे ये चल रहा है कि पहला देश का एजुकेशन मिनिस्टर कहाँ है, और आपने बता तो दिया मौलाना अबुल कलाम, लेकिन इस देश के मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम भी यही है कि वो मौलाना आजाद के बारे में बस इतना ही जानते हैं, इससे ज्यादा नहीं जानते। मेरी बात एक मिनट, मेरी बात का बुरा न मानिएगा। और मुसलमान नहीं, इस देश के राजनीति की भी त्रासदी है कि देश का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद, जिन्होंने की राष्ट्रभक्ति की शानदार मिसाल पेश की, लेकिन मैं उनके निधन के मौके पर मैं उनकी मजार पे जाता हूं, आपने कार्यक्रम भी देखा होगा। और मुसलमानों के नाम पर सियासत करने वाले, शिक्षा के नाम पर सियासत करने वाले, मौलाना आजाद की तस्वीर लगाकर रैलियां और तकरीर करने वाले लोग, और ज्यादातर इस देश के मुसलमानों को यह पता नहीं है कि जामा मस्जिद से 100 मीटर की दूरी पर मौलाना आजाद की कब्र है। और उस दिन वहां पर आज तक कोई नामचीन नेता पिछले 10 वर्षों में नहीं गया। वहां एक आदमी है जो झाड़ू पोछा करता है और पुण्यतिथि के दिन 2 फूल जाकर चढ़ा देता है। कोई सियासत का बड़ा आदमी नहीं आता। यही मौलाना आजाद लेटे हुए हैं, यही 100 मीटर दूरी पर। और सर अगर आप यूं गिनने कि अगर इंडिया में ये 10 साल जो निकले हैं ना सर, आज भी मुस्लिम यूनाइट नहीं है। वो एक दूसरे के तबके में सुन्नी तबलीग करने में ही पीछे रह गए। अगर मुसलमान अगर ये समझे कि ये दीन की नहीं, ये दुनियावी भी बात को अगर समझे सर, तो एकजुटता ये चीज भी होनी जरूरी रहती है। लेकिन देश में 2 तरह के लोग हैं, में ही पीछे रह गए हैं। देश में 2 तरह के लोग हैं। एक ये मानते हैं कि सारी बुराई 2014 के बाद आई है, दूसरा ये मानते हैं कि 2014 के पहले सारी बुराई थी। 2014 से ही राम राज आ गया, सब अच्छा हो रहा है, और इसके पहले सब खराब था। दूसरे तरफ के लोग ये हैं कि 2014 के बाद ही सब खराब हो गया, उसके पहले अच्छा था। लेकिन अच्छा था भी तो मुसलमानों की दृष्टि से मैं ये कह सकता हूँ, इसी देश में सच्चर कमेटी ने कहा कि इस देश के मुसलमानों की स्थिति दलितों से खराब है। तो जो लोग मुसलमानों के खैरखा और हमसफर हमराह बने हुए थे, उन्होंने आज़ादी के 60-70 सालों तक मुसलमानों के लिए यही किया कि उनकी हालत दलितों की तरह थी। बहरहाल ये बड़ी लंबी डिबेट है, इस पे मैं नहीं जाता हूँ। आज मैं सिर्फ ये जानने आया हूँ कि पहली बार देश में, पूरे देश में मुसलमानों की भी जातिगत जनगणना होगी। अब ये पता चलेगा कि सैयद शेख पठान कितने हैं और पसमादा मुसलमान कितने हैं। जब ये आंकड़ा सार्वजनिक होगा तो मुसलमानों में धर्म के नाम पर जो एकता है वो जाति के नाम पर कुछ अलग होगी। सर बट असल में आपको बताऊं तो मुसलमान में कोई ऊंच नीच है ही नहीं। ये दिन ऐसा है ना कि जिसमें आप नमाज के ऊपर से देख लीजिए, चाहे वो राजा होगा, रंक होगा, करोड़पति होगा या एक मजदूर होगा, वो एक दूसरे के अगल बगल में कंधा मिला के नमाज पढ़ने वालों में से। मुसलमान में ऊंच नीच है ही नहीं कि इसमें अगर शेख हो, सैयद हो, अंसारी हो, कुरैशी हो, मेमन हो, कोई भी हो, वो एक ही है। वो एक ये मुट्ठी है सर। वो उसमें धर्म आता ही नहीं है, उसमें धर्म आता ही नहीं है कि ये छोटा है, ये बड़ा है। ये दीन की यही ब्यूटी है कि इसमें कोई यूं नहीं है कि ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, ये करोड़पति है तो उस हिसाब से ये सैयद सादा। हाँ, सैयद का तबक्का और दर्जा दुनियावी तौर पे और दीनी तौर पे ऊंचा है, बट उसके अलावा अगर ये अंसारी है, मेमन है, पठान है, कोई भी है, वो एक ही है। तो इसमें मुस्लिम ही आएगा, उसमें वो चीज आ ही नहीं सकेगा कि इतने अंसारी हैं या इतने वो है। वो एक ही कौम है। नहीं, इस बार तो आपको जातिगत जनगणना में जैसे पहले कॉलम था, चूंकि मैं मुसलमानों, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मैं ऐसी जगह से आता हूं कि मुसलमानों से मेरा बहुत रास्ता है, तो पहले जो 2011 तक जनगणना होती थी
उसमें आपसे पूछा जाता था, आपके उलमा मौलवी ये लोग बताते भी थे, इमाम, कि भाई जनगणना होगी तो आप अपना इस्लाम धर्म तो इस्लाम बताना ही है, अब मातृभाषा के तौर पे आप उर्दू बताइएगा, कहा जाता था। राइट, साफ सही कह रहे हैं, ये कहा जाता था। पर अब ये कि अब भी यही है कि जो हमें उर्दू की प्रमोशन के लिए अगर उर्दू है, उर्दू एक इतनी मजहबी ज़बान नहीं है। उर्दू जो है वो पूरी हिंदुस्तानी ज़बान है, और वो ये एक ज़बान अपनी ज़बान नहीं है, वो बहुत ज़बानें मिलकर बनी है। इस पे तो मैं एक बात कहता हूँ, मैं हिंदुस्तान के किसी भी आदमी को चैलेंज करता हूँ कि उसे ये ध्यान रखना नहीं है, स्पॉन्टेनियस बातचीत करनी है, कोई भी बिना उर्दू लफ्जों का इस्तेमाल किए 2 मिनट नहीं बोल सकता। इससे ये पक्का पता चलता है कि ये जुबान सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। कोई भी आदमी, मैंने कई बार अपने दोस्तों के साथ बहस और मजाक में शर्त रख के भी देखी है, 1 मिनट के भीतर ही कोई ना कोई। आज हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो हिंदी पढ़ रहे हैं, उर्दू नहीं पढ़ रहा है, चाहे वो पब्लिक स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे जो निजी स्कूल हो, सब जगह हिंदी पढ़ रहे हैं बच्चे। तो हम ये कहते हैं कि वो हिंदी नहीं पढ़ो तुम, हमारा मुल्क है, हमारे ये भी है, हमारी ज़बान है, ये हम अपने बच्चों को तो हिंदी पढ़वा रहे हैं बच्चों को, मुसलमान हो गए, और उर्दू आते पीछे हो गई। ये जानबूझ के क्या स्कूल में वो उर्दू है ही नहीं, उर्दू स्कूल है ही नहीं। एक्चुअल में आपको ये एक बात मैं कहता हूँ, बात दूसरी हो रही है, बात दूसरी मैं करने आया हूँ। बात मैं ये कह रहा हूँ कि 2011 तक जनगणना होती थी, तो आपका नाम क्या है? मैं अरशद सुहेल नाम है मेरा। तो आपने जनगणना वाला आपके पास आया, 29 कॉलम उसके पास थे, उसने पूछा आपका नाम, आपने कहा अरशद। उसके बाद आपके पिताजी का नाम, आप क्या करते हैं, कृषि कार्य में, नौकरी में, सरकारी प्राइवेट, ये पूछता था। धर्म पूछता था, आप इस्लाम बताते थे। मातृभाषा पूछता था, आप उर्दू बताते थे। और कितनी भाषाएं आप जानते हैं, हिंदी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, फारसी, फ्रेंच, जो भी आप जानते थे वो बताते थे। आप कितनी दूरी नौकरी करने जाते हैं, आप कितनी बार विदेश गए हैं, आपके घर में कौन कौन है, कितने तक की पढ़ाई हुई, ये सब होता था। अब आएगा तो आपसे पूछेगा, शोएब भाई, क्या नाम बताया? अरशद सुहेल। अरशद जी, बोला आप नाम बताइए अरशद, धर्म आपका इस्लाम, जाति आपकी? वो मुस्लिम है। जाति जो है हम शेख हैं। शेख। तो शेख, अब पूछेगा आप शेख हैं, शेख का ये शेख तो ये एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने गरीब और अमीर के कह सकते हैं। जहाँ तक ये शेख मुगल पठान जो वो कोई इनका कैटेगरी नहीं है, कोई सब एक ही सब में हो गए, सब खड़े हो गए महमूद याद, ना कोई बंदा नवाज। मुसलमान में कोई कैटेगरी नहीं है, ना ऊंच नीच है कि आप जाके उस पीछे पढ़ो, आप आगे पढ़ो नमाज, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ गरीबी अमीर का फर्क है, सिर्फ जो वो कुछ पसमानदा है, कुछ थोड़े पैसे वाले हैं, भाई ये फर्क आ सकते हैं आप। ये इसमें ये नहीं है, आप तो सोच रहे हैं ना पठान है तो वो मतलब वो उसका लेवल ऊंचा है, या तो है ऊंचा क्या? नहीं सैयद का ऊंचा नहीं है, क्या बात? नहीं, सैयद ऊंचा है, पर सैयद का ऊंचा है, पर वो भी जो इधर ब्राह्मण है वो उधर सैयद, एक ही सब में खड़े होते हैं। रंजन साहब, सैयद भी ये इंडिया में ये चीज का तौर चल, सैयद भी उसी सब में खड़े होते हैं, पर ये ऐसा कोई नहीं है कि साहब सैयद आगे खड़े होंगे वो पीछे खड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कहने का सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं आप। ये यहाँ पर जो जातिवादी जो आपका बात कर रहा है ना, वो मुसलमान में वो चीज नहीं है, सिर्फ वो इकोनॉमी फर्क है। आ रहा हूँ आपके पास, आपके पास आ रहा हूँ। मैं क्या बात, एक मिनट, हाँ मैं बता रहा हूँ। एक बात मैं पूछ रहा हूँ कि अभी तक जो जातिगत जो जनगणना हुई उसमें जाति का कॉलम नहीं था।